नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेस में। हम डिस्कस कर रहे थे इंडियन पॉलिटी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उच्चतम न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन के क्वेश्चन। ये हम कर रहे हैं घटना चक्र के इंडियन पॉलिटी की बुक से। तो इसमें चैप्टर है सर्वोच्च न्यायालय। तो इससे रिलेटेड जितने भी MCQs है प्रीवियस ईयर्स के, वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि से हुआ था? तो उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि से हुआ था? तो ये हुआ था 28 जनवरी 1950 से। कब से हुआ था? 28 जनवरी 1950 से हुआ था उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन। ठीक है। इसकी स्थापना जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत की गई है। ठीक है, 124 के तहत कब की गई है? 26 जनवरी 1950 को। और इसका उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी को, मतलब 2 दिन बाद में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो इसकी हुई थी भारतीय संविधान के 124 आर्टिकल के अंतर्गत। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? न्यायाधीशों की वृद्धि कौन कर सकता है? तो ये संसद के अंदर निहित है। ठीक है, तो न्यायाधीशों की वृद्धि कौन कर सकता है? संसद। तो आर्टिकल 124 इसके अंदर उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। और इसमें यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय में एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, तथा संसद जो है समय समय पर तिथि विधि के द्वारा न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कर सकती है। संसद ने न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने के लिए वर्ष 1956 में, कब? 1956 में उच्चतम न्यायालय अधिनियम कौन सा? 1956 पारित किया। तो ये संसद ने अधिनियम एक बना रखा है 1956 का, और ये कहलाता है उच्चतम न्यायालय अधिनियम। और न्यायाधीशों की संख्या 10, मतलब मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कर दी। पहले तो 7 थी, 7 + 1 था, उसके बाद में कर दी 10 + 1। इस अधिनियम में संशोधन करके न्यायाधीशों की संख्या जो है समय समय पर बढ़ाई गई है। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या जो है मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितनी है? 33 + 1 है वर्तमान में। ठीक है, 33 तो होंगे न्यायाधीश और 1 होगा मुख्य न्यायाधीश। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या कितनी है? तो सर्वोच्च न्यायालय के अंदर कितनी है? 33 + 1 है वर्तमान के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? तो कितने न्यायाधीश होते हैं इसके अंदर? एक मुख्य न्यायाधीश है प्लस 33 अन्य न्यायाधीश है। ठीक है, नेक्स्ट, मंत्रिमंडल के फरवरी 2008 में लिए गए एक निर्णय के अनुसार जो है सरकार उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या में वृद्धि करेगी। इस निर्णय के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या अब कितनी होगी? ठीक है, उच्चतम न्यायालय के अंदर तो 33 + 1 है। ठीक है, 33 न्यायाधीश होंगे और 1 होगा मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्चतम न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? ठीक है, उच्च न्यायालय का वकील होना चाहिए। अगर उसको बनना है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, तो उसको कितने साल तक होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 10 साल मिनिमम, जो है कम से कम 10 साल उसको एडवोकेट होना चाहिए उच्च न्यायालय में, अगर वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होना चाहता है। तो ये जो है संविधान के आर्टिकल 124 में है। तो आर्टिकल 124 के तहत उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है इनकी नियुक्ति होती है। किस आर्टिकल के अंतर्गत होती है? 124 के तहत। उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिए, उच्चतम न्यायालय का जो भी न्यायाधीश होगा वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? राष्ट्रपति जी के द्वारा। राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय का या उच्च न्यायालय में किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय के अनुरूप करेगा। तो ये जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा वो उसमें जो सलाह लेगा वो किसकी सलाह लेगा? वो लेगा मुख्य न्यायाधीश की। ठीक है, आर्टिकल 124(3) इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय जो है इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं दी गई है। देखिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, एक या अधिक उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तक का न्यायाधीश रहा होना चाहिए। ठीक है, 5 वर्ष तक का तो न्यायाधीश होना चाहिए, और 10 वर्ष तक का क्या होना चाहिए? एडवोकेट होना चाहिए, अधिवक्ता होना चाहिए, और राष्ट्रपति की राय में पारंगत होना चाहिए, विधिवेत्ता। तो ये 4 योग्यताएं हैं, क्योंकि इनकी राष्ट्रपति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर करता है? मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। तो 5 साल तो उसको न्यायाधीश होना चाहिए किसी भी उच्च न्यायालय में, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में,
और 10 साल का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए एडवोकेट। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो अभी हमने पढ़ा है ये करता है राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। किसको पत्र लिखता है? जब न्यायाधीश अपना पद त्याग करता है तो वो लिखता है राष्ट्रपति को। तो आर्टिकल है 124(2) के, इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को जो है संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा अपना पद त्याग सकता है। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र जो वारंट इसके द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो वारंट के द्वारा करता है नियुक्ति, और अपना त्यागपत्र जो है ये सौंपेगा, वो किसको सौंपेगा? ये राष्ट्रपति को ही सौंपेगा। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो राष्ट्रपति को देता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? किस प्रकार हटाए जा सकते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को? तो इनको हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। ठीक है, याद रख लीजिए, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है संसद की सिफारिश पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। भारत का संविधान यह परिभाषित करता है और ब्यौरा देता है कि क्या क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार को गठित करते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे जो है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिए गए हैं। और यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है तो विधि के द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्पित हो और उस सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 के द्वारा समर्पित हो। तो कौन से कथन सही है इसमें बताने हैं? तो केवल 3 और 4 इसके अंदर सही है। ठीक है, तीसरा और चौथा केवल सही है, दोनों गलत है। तो इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। न्यायाधीश जांच अधिनियम ये है 1968 और इसकी धारा है 3। इसके खंड 1(b) के अनुसार क्या है? उच्चतम और उच्च न्यायालय को किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यसभा का सभापति स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। कौन कर सकता है? लोकसभा का अध्यक्ष अथवा राज्यसभा का सभापति। ठीक है, तो दोनों या तो स्वीकार कर सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं। नेक्स्ट है संविधान का आर्टिकल 124(4). इसमें उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पदमुक्त करने का जो आधार है अक्षमता और सिद्ध कदाचार और प्रक्रिया विहित है, किंतु अक्षमता और कदाचार को परिभाषित नहीं किया गया, तो दूसरा भी गलत है। तो ठीक है, अक्षमता और कदाचार को क्या है संविधान के अंदर परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन आधार तो यही है। तीसरा पॉइंट है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। इसमें कुल 7 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 7 है, जिसमें उच्चतम और उच्च न्यायालय को न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया और ब्यूरो का वर्णन है। तो तीसरा सत्य है। तो कुल कितनी धाराएं हैं? 1968 का जो अधिनियम है, एक्ट है न्यायाधीश जांच अधिनियम, इसके अंदर 7 धाराएं हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) में विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी न्यायाधीश के महाभियोग का प्रस्ताव जो है संसद के प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत के द्वारा तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा पारित होना चाहिए। ठीक है, तो मेजोरिटी से पारित होना चाहिए, तो ये भी सही है। ठीक है, तो संसद के द्वारा मेजोरिटी से बहुमत पारित करके इसको हटाया जा सकता है। और एक है कि जो इसके अंदर है 7 धाराएं हैं न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में। ये 2 शब्द बताएं, अक्षमता और सिद्ध कदाचार, ये इनका आधार तो ये है, लेकिन क्या है कि इसका उल्लेख नहीं है संविधान के अंदर। ठीक है, परिभाषा नहीं है, तो ये परिभाषा दे रखा है इसमें, ये गलत हो जाएगा इस तरीके से। और ये है अस्वीकार नहीं किया जा सकता, तो दोनों कर सकता है, ये स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बाद जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो किसके बाद भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकते हैं? संसद के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर हटाए जा सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति की आयु बतानी है, रिटायरमेंट एज कितनी है इनकी? तो ये है 65 साल। ठीक है, और उच्च न्यायालय की बात करें तो वो है 62 साल। सुप्रीम कोर्ट की तो है 65 और हाई कोर्ट की है 62। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की एज कितनी है? तो 65 साल है।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसके न्यायाधीशों का वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ये किया जाता है संसद के द्वारा। ठीक है, तो ये है आर्टिकल नंबर 125(1), इसके तहत किया जाता है इनका जो वेतन है उसका निर्धारण। अगला है, भारत के उच्चतम न्यायालय को की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है? स्वायत्तता की रक्षा के लिए क्या क्या प्रावधान है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति को विचार विमर्श करना पड़ता है मुख्य न्यायाधीश से। दूसरा है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा हटाया जा सकता है। किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा हटाया जा सकता है। तीसरा है, न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है। और चौथा है, भारत के जो है उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों के जो है सभी नियुक्तियां सरकार के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के विचार विमर्श के पश्चात ही की जाती है। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें केवल 1 और 3 सही है। पहला वाला सही है एक तो, और राष्ट्रपति जो है किससे विचार विमर्श करता है? मुख्य न्यायाधीश से। और एक तीसरा वाला सही है। इसमें क्या है? तो संचित निधि पर इनका भार होता है, वेतन का भार। ठीक है, और इसके अंदर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है। ठीक है, सैलरी के लिए। तो उच्चतम न्यायालय की बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो देश के संविधान का प्रहरी माना जाता है इसको, उच्चतम न्यायालय को। अतः इसकी स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए संविधान में कई उपबंध मौजूद है। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को क्या है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श तो करना ही पड़ता है। और न्यायाधीशों को राजनीति के प्रभाव से दूर करने के लिए उनका वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। कौन सी निधि पर भारित होता है? संचित निधि पर, जिसके लिए संसद में मतदान नहीं होता है। और इस प्रकार 1 और 3 इसके सही हो जाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी अधिकारिता वही है जो संविधान ने प्रदान की है। दूसरा है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक संबद्ध जो है मुख्य न्यायमूर्ति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और न्यायालयों का प्रशासनिक व्यय जो है भारत की संचित निधि पर भारित होता है। तो दोनों ही गलत है ये। ठीक है, तो सही नहीं है दोनों ही। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। संविधान की जो आर्टिकल है 138, कौन सा आर्टिकल है? 138। इसके तहत संसद जो है विधि बनाकर, विधि मतलब कानून बनाकर, उच्चतम न्यायालय को की संघ सूची के संबंध में अतिरिक्त अधिकारिता को विस्तारित कर सकती है। ठीक है, तो क्या कर सकती है? संघ सूची के संबंध में अतिरिक्त अधिकारिता को जो है एक्सपेंड कर सकती है। तो पहला गलत है। उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक जो है आर्टिकल 146(1) इसके तहत, और उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक आर्टिकल 229(1) इसके तहत संबद्ध मुख्य न्यायमूर्ति के द्वारा या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट न्यायाधीश या अधिकारी के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तथापि अनुच्छेद 146(5) के तहत जहां उच्चतम न्यायालय का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है, वहीं आर्टिकल 229(3) के तहत उच्च न्यायालय का जो प्रशासनिक व्यय है राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। ठीक है, तो 146 के तहत तो प्रशासनिक व्यय किस पर? संचित निधि पर होता है। और 229(3) के अनुसार बात करें स्टेट लेवल पे, तो राज्य की संचित निधि पर इसका भारित होता है। ठीक है, प्रशासनिक व्यय। सेवानिवृत्त होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। किसमें कर सकते हैं? वकालत नहीं कर सकते हैं। अगर वो रिटायर्ड हो जाते हैं तो किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते। तो ये लिखा हुआ है संविधान के आर्टिकल 124(7) में। ठीक है, कौन से आर्टिकल में है? कि भाई रिटायरमेंट के बाद में आप कहीं भी वकालत नहीं कर सकते। सेवानिवृत्त होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। और आर्टिकल 220 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है सेवानिवृत्त होने के बाद उच्चतम न्यायालय में व अन्य उच्च न्यायालय, जिस उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश रहे हो, उसमें नहीं वकालत कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट का जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है वो तो वकालत कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का अगर रिटायर्ड हो गया तो वो किसी भी न्यायालय के अंदर क्या वकालत नहीं कर सकता। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की जब नियुक्ति हो जाती है, चीफ जस्टिस का पद खाली हो जाता है, कुछ समय के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, तो उसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति जी के द्वारा। यह है आर्टिकल 126 में।
तो 126 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति जी के द्वारा। और ऐसा तब किया जाता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। अगर पद वेकेंट है, एक तो उस कंडीशन में करेगा, और एक अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहा हूँ, मान लो कोई मुख्य न्यायाधीश, तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है भारत के कार्यवाहक, ठीक है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति जी के द्वारा। किसकी सलाह लेता है? तो ये लेता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? ठीक है, कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए? इंपॉर्टेंट है, तो 1993 के अंदर कॉलेजियम व्यवस्था लाई गई थी न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय ने उच्चतर न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण के लिए वर्ष 1993 इसके अंदर कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया। और वर्ष 1993 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले के अंदर सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की स्थापना का निर्णय किया गया था। तो सबसे पहले कब लिया गया था? 1993 के अंदर कॉलेजियम व्यवस्था का निर्णय। और इस निर्णय के तहत मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का कॉलेजियम निर्धारित किया गया था। किसके साथ? मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के जो 2 सीनियर लेवल के जो न्यायाधीश है उनका कॉलेजियम यानी मंडल जिसको अपन बोलते हैं निर्धारित किया गया। और 1998 में इसको विस्तारित करके मुख्य न्यायाधीश के साथ 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों को जो है संरचित कर दिया गया। तो अब कॉलेजियम में कितने होते हैं? 5 व्यक्ति होते हैं, एक तो होता है मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है। तो सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जजों की अनुशंसा से संबंधित है में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। तो कितनी होती है उनकी संख्या? तो ये होती है 4 + 1 कॉलेजियम के अंदर। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका और मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? तो कार्यपालिका, विधायिका और मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा किसमें की गई है? तो ये की गई है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अंदर। ठीक है, तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा उच्चतर यानी उच्चतम न्यायालय प्लस उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की जो है नियुक्ति है, न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका और मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है दूसरी प्रशासनिक सुधार आयोग के अंदर। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? 31 अगस्त 2005 को हुआ था द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन। और इसके अध्यक्ष कौन थे? वीरप्पा मोइली। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश या न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? तो किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? तदर्थ न्यायाधीश और अत्यधिक न्यायाधीश। तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, अतिरिक्त की नहीं की जाती है। ठीक है, तो एक सही है, दूसरा गलत है इसमें। तो ये है आर्टिकल 127(1) और इसके तहत यदि किसी समय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति प्राप्त न हो, मतलब कोरम प्राप्त नहीं हो, तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के द्वारा कौन करता है? ये भारत का मुख्य न्यायमूर्ति। इसके द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद उस उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए पात्र हो, सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ एड हॉक न्यायाधीश के रूप में नामित किया जाता है। तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान केवल सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में है, अन्य न्यायालयों के लिए नहीं है। दूसरी ओर अपर या अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के आर्टिकल 224 के तहत उच्च न्यायालयों में की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय में नहीं की जा सकती। तो जो एडिशनल जो जस्टिस बनेगा, ठीक है, कार्यवाहक, तो वो बनेगा केवल उच्च न्यायालयों के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में नहीं बना सकते। सुप्रीम कोर्ट में केवल होगा तदर्थ या एड हॉक जो है न्यायाधीश, उसकी नियुक्ति की जाएगी। अगला सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ एड हॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। कब नियुक्ति होती है इनकी? जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम यानी गणपूर्ति नहीं होती, तो तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है।
भारतीय संविधान में तदर्थ जो न्यायाधीश है इनकी नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक है, तदर्थ भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो किसमें है ये? तो ये है सर्वोच्च न्यायालय के अंदर। नेक्स्ट है, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्ति किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। और दूसरा है, भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है। तो दोनों ही इसके अंदर सही है। ठीक है, आर्टिकल है 128, इसके अनुसार भारत का जो मुख्य न्यायमूर्ति है किसी भी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहे किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश रहा हो वो किसी भी व्यक्ति को, या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहे किसी व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक रूप से अर्हित हो, मतलब उसकी पात्रता रखता हो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की, उससे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने के लिए अनुरोध कर सकेगा। और इस प्रकार पहला कथन इसका सही हो जाएगा। दूसरा कथन है कि आर्टिकल 215, इसके तहत प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होता है। क्या होता है? अभिलेख न्यायालय होता है, तथा उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति के साथ ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होती है। पोट्टाकालिथित रामाकृष्णन बनाम तहसीलदार तिरूर और अन्य वाद में निर्णय लिया गया कि अभिलेख न्यायालय होने के कारण उच्च न्यायालय जो है संविधान के आर्टिकल 226 के तहत अपने निर्णय का पुनर्विलोकन कर सकता है। उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय को संविधान के आर्टिकल 137 के तहत अपने द्वारा किए गए आदेश या सुनाए गए निर्णय का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। तो दूसरा भी सही है। ठीक है, तो दोनों कथन इसमें सही है। अगला है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई के लिए कम से कम जो है न्यायाधीशों की संख्या होनी चाहिए 5। ठीक है, 5 संख्या होनी चाहिए न्यायाधीशों की। तो आर्टिकल है 145(3), इसके तहत यह प्रावधानित किया है कि जिस मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है, उसका विनिश्चय करने के लिए या संविधान के आर्टिकल 143 राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय के परामर्श के अधीन निर्देश के लिए सुनवाई करने हेतु बैठने वाले न्यायाधीशों की संख्या जो है न्यूनतम 5 होगी। तो उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम होनी चाहिए 5। ठीक है, और इसे संविधान पीठ के रूप में अभिहित किया जाता है। संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 5। ठीक है, 5 जो होनी चाहिए न्यायाधीशों की संख्या। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले जो विवाद है उनका निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है मूल अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, तो मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है ये शक्ति। केंद्र और राज्य के बीच में अगर विवाद हो जाता है तो उसका जो निर्णय होता है वो किसके अंतर्गत आती है? मूल या आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आती है। तो ये आर्टिकल 131 के अंतर्गत है। भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच, या एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों और दूसरी ओर एक या अधिक राज्यों के बीच, या दो या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद में, यदि उस विवाद में विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न अंतर्निहित है जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है, तो वहां तक अन्य न्यायालयों का अपवर्जन करके उच्चतम न्यायालय को जो है मूल अधिकारिता प्राप्त होती है। किसको प्राप्त होती है? उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारिता प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक जो है अधिकारिता में आते हैं? उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता के अंदर कौन आते हैं? तो भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद आता है, संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद आता है, भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद आता है,
या 2 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद आता है। तो इसमें आता है एक तो 2 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, और एक आता है भारत सरकार तथा 1 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। ठीक है, तो ये आते हैं आरंभिक अधिकारिता के अंदर। अगला है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन बताना है शक्तियों के विषय में, तो सही नहीं है बताना है, सॉरी। इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है, तो ये तो गलत, ये गलत है। ठीक है, तो इसके पास अनन्य शक्ति नहीं है आदेश जारी करने की। यह अंतर शासकीय विवादों में मूल और अनन्य क्षेत्राधिकार रखता है। यह जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कानून के प्रश्न या किसी तथ्य को निर्दिष्ट किए जाने पर सलाहकार अधिकारिता रखता है, और इसके पास अपने ही निर्णय या आदेश पर पुनर्विचार करने की शक्ति है। तो ये तो सही है तीनों, पहला वाला इसमें गलत है, इसके पास अनन्य शक्ति नहीं है आदेश जारी करने की। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन पर अनुच्छेद 32 के तहत अधीन रिट जारी कर सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 32 के अधीन। हालांकि यह सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य शक्ति नहीं है, उच्च न्यायालय को भी अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, तो रिट जारी कर सकता है ये 32 के तहत, लेकिन इसको अनन्य शक्ति प्राप्त नहीं है। और उच्च न्यायालय जो है उनको आर्टिकल 226 के तहत जो है मूल अधिकारों की रक्षा के आदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, तो इस तरीके से ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है बताना है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, सही है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय को सुनवाई कर सकता है, तो ये सभी की कर सकता है, तो तीसरा गलत हो जाएगा इसमें। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय जो है कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय की सुनवाई कर सकता है, तो ये तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम है 2007, इसके प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय क्या है? अभिलेख न्यायालय है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, तो इसका आशय बताना क्या है। इसे अपने सभी निर्णयों को अभिलेख रखना होता है। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति है। इसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है। अभिलेख न्यायालय का आशय है सेकंड वाला। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय जो है इनको ही अभिलेख न्यायालय माना जाता है। ये माना जाता है आर्टिकल 129 के तहत। ठीक है, तो आर्टिकल 129 के तहत तो माना जाता है सुप्रीम कोर्ट को, और 215 के तहत माना जाता है हाई कोर्ट को। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। तो दिल्ली में तो करता ही है, लेकिन किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है, तो ये कर सकता है राष्ट्रपति के अनुमोदन से। ठीक है, तो अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है राष्ट्रपति के अनुमोदन से, और ये है आर्टिकल 130 के अनुसार। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत है केशवानंद भारती मामला, जो कि 1973 का है। ये निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूल ढांचे सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत की गई? तो ये था कौन सा, अभी हमने पढ़ा ये केशवानंद भारती विवाद, तो कोई भी नहीं है इसमें आंसर। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संविधान का अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं? तो कौन से अनुच्छेदों में से किए गए हैं? तो ये किए गए हैं अनुच्छेद 32 के अंदर, अनुच्छेद 226 के अंदर और अनुच्छेद 227 के अंदर। तो 1, 2 और 3 इसका सही हो जाएगा।
आर्टिकल 32 और 226 की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता को प्रदर्शित करते हैं। 32 तो करता है सर्वोच्च न्यायालय की और 226 करता है उच्च न्यायालय की। अनुच्छेद 227 की बात करें तो उच्च न्यायालय की अधीनस्थ न्यायालय के पर अधीक्षण की शक्ति प्रदर्शित करता है और इन तीनों ही अनुच्छेदों को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, किसके द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों में अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया है? अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है आर्टिकल 32, 226 और 227 को। भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा का सिद्धांत का स्रोत क्या है? तो ये है न्यायिक व्याख्या। ठीक है, न्यायिक व्याख्या है मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत। तो केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के वाद के अंदर न्यायमूर्ति सीकरी ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत की व्याख्या की है और इसका अनुमोदन मिनर्वा मिल्स के बाद में भी किया गया है। अतः तो ये क्या हो जाएगा? न्यायिक व्याख्या है एक तरीके से। अगला है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी है? तो दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ बनी है गोलकनाथ केस के अंदर। ठीक है, केशवानंद भारती केस था, इसके अंदर 13 न्यायाधीश थे और सबसे बड़ी थी ये। और दूसरी सबसे बड़ी की बात करें तो 11 न्यायाधीशों की पीठ बनी थी, खंडपीठ, और ये केस था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद। ये 1967 का है और केशवानंद भारती वाद है 1973 का। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? तो ये था गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। इसके अंदर ये धारणा व्यक्त की कि जो मूल अधिकार है व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। ये कब का विवाद है? 1967 का। वाद और उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को चुनना है, कौन सा गलत है? ये RS 2013 का क्वेश्चन है। तो इंदिरा साहनी वाद में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी परत क्रीमी लेयर बनी थी। ठीक है, ये सही है। विशाखावाद के अंदर अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण इसमें व्याख्या की गई है। मेनका गांधीवाद के अंदर आर्टिकल 14, 19 और 21 परस्पर अपवर्जित नहीं है, तो ये व्याख्या की गई है। लेकिन इसका जो D है वो त्रुटिपूर्ण है। बेला बनर्जीवाद विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग है, ये नहीं है। तो बेला बनर्जी बात जो है पश्चिम बंगाल भूमि विकास और नियोजन अधिनियम 1948 से संबंधित है। तो बेला बनर्जी बात किससे संबंधित है? पश्चिम बंगाल भूमि विकास एवं नियोजन अधिनियम 1948 से। और विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता के भाग के रूप में उच्चतम न्यायालय के द्वारा मेनका गांधीवाद में ही माना गया था। तो ये मेनका गांधीवाद का ही पार्ट है ये वाला। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए कि इनमें से कौन एक सही है। सही कौन सा है बताना है। तो सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है, और दूसरा यह केवल मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है। यह केवल परामर्श संबंधी और अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है। यह मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी, तो ये सारे रखता है, मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन जो है ये सारे रखता है। आर्टिकल है 131 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 132 से 136 के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार और 143 के तहत परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार विवरण है। ठीक है, तो मूल क्षेत्राधिकार तो आते हैं आर्टिकल 131 के अंदर, और इसके बाद में आर्टिकल 132 से 36 के तहत आते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार, और 143 के अंतर्गत आते हैं परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो अपीलीय क्षेत्राधिकार अभी हमने पढ़ा है ऊपर 132 से लेके 136 तक। ठीक है, तो इसमें जो है आर्टिकल 134(a) को मिलाकर आर्टिकल 132 को पढ़ेंगे तो अपीलीय क्षेत्राधिकार आ जाएगा। तो आर्टिकल 132 की बात करें तो इसके अनुसार किसी भी उच्च न्यायालय की सिविल, दांडिक या अन्य कार्रवाई में किए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की जो अपील है उच्चतम न्यायालय के अंदर होगी, और यदि वह
उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 ए के तहत ये प्रमाणित कर देता है कि उस मामले में संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्नांतर वलित है, जबकि आर्टिकल 133 जो है केवल सिविल विषयों के अपील से संबंधित है। किससे संबंधित है? आर्टिकल 133 सिविल विषयों के अपील से संबंधित है। 134 ए जो है उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र का उल्लेख करता है। इस प्रकार संवैधानिक विवाद में अनुच्छेद 134 ए, ठीक है, कौन सा आर्टिकल है? 134 ए, इसको अनुच्छेद 132 के साथ मिला देंगे तो सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का सृजन होता है। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद जो है सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, ठीक है। तो सभी विवाद जो है सर्वोच्च न्यायालय के पास किसके अंतर्गत लाए जा सकते हैं? अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट है, भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है। सुधारात्मक याचिका कौन से आर्टिकल के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है? तो ये की जा सकती है आर्टिकल 142 के तहत, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय और आदेश के पुनर्विलोकन के लिए अधिकृत करता है? मतलब उसके द्वारा जो निर्णय दिया गया है उसके पुनर्विलोकन के लिए अधिकृत करता है। ये है आर्टिकल 137। तो रिमेनिंग क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।